नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल के अंदर एमसीक्यू वीडियो की स्टडी के अंदर एक और नया एमसीक्यू में लेके आया हूँ। एसएससी सीआरपीएफ व्यापम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जिनको सॉल्व करने वाले हम विद रैशनल है। तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों तक इस चैनल और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम जो है स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो सके और इस लाइव एमसीक्यू सेशन का फायदा उठा सके। आप लोगों से गुजारिश, हर एक एमसीक्यू को ध्यान से पढ़े, उसके चारों ऑप्शन को पढ़े, फिर उसको अपने जो भी कंसेप्ट है उसको लगा के उसका जवाब देने की कोशिश करें। फिर आराम से रैशनल को सुने और जो करेक्ट आंसर होता है उसको मैच करें और अगर आप सही है तो इट्स गुड, अगर आप सही नहीं है, गलत है, तो रिपीट जवाब जरूर दे। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आप आगे वाले हर एग्जाम में कॉन्फिडेंट होके नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन को आप अटेंड करते हैं और जिससे धीरे धीरे जो है आप इतना कॉन्फिडेंट हो पाएंगे कि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को आराम से क्रैक कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन एमसीक्यू सेशन की। आप लोगों के सामने सबसे पहला एमसीक्यू आज के इस वीडियो सेक्शन का ये रहा। Question is, nurse should tell the adolescent that it is best to take the iron with which item? Adolescent एज के अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। अब आयरन को एडोलसेंट एज में जब आयरन हम रिप्लेस करते हैं, आयरन को दिया जाता है, तो बेस्ट आयरन जो है किसके साथ में, किस आइटम के साथ में लेना सबसे बेस्ट होता है ना। द बेस्ट टू टेक द आयरन विद विच आइटम, किस आइटम के साथ में आयरन को लेना बेस्ट होता है फॉर एडोलसेंट। पहला है कोला के साथ में, सेकंड है सोडा के साथ में, थर्ड है वाटर के साथ में, फोर्थ है टोमेटो जूस के साथ में। आयरन है ना, आयरन जिसकी कमी से होने वाला एक एनीमिया होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है ना। सबसे न्यूट्रिशनल एनीमिया में सबसे मोस्ट कॉमन टाइप का एनीमिया जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। आयरन जो है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है। एसिडिक, जब आयरन आप किसी को दे रहे हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है, तब जब स्टोमक का पीएच या मीडियम जो होता है वो कैसा रहे, एसिडिक। तो एसिडिक चीजों के साथ में इसको देना होता है। कोला, सोडा, वाटर और टोमेटो जूस में सबसे अच्छा आंसर, वेरी गुड, कुछ लोगों ने ठीक से कनेक्ट कर पाए। टोमेटो जूस जो है वो सबसे अच्छा कंटेंट है। टोमेटो जूस के साथ में हम आयरन देंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़िया होता है। तो आयरन का एब्जॉर्प्शन कराना है, बढ़िया बेस्ट एब्जॉर्प्शन कराना है, तो उसको टोमेटो जूस के साथ में देना होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। The nurse is caring for a client schedule for removal of the pituitary gland. Gland, the nurse should be particularly alert for. क्वेश्चन ने पूछा है, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट शेड्यूल फॉर रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करना, हाइपोफाइसेक्टमी सर्जरी का नाम होता है, हाइपोफाइसेक्टमी। द रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज हाइपोफाइसेक्टमी। ये शेड्यूल हुआ है। क्या पर्टिकुलरली किस चीज के लिए आप अलर्ट रहेंगे? जब हाइपोफाइसेक्टमी सर्जरी कर रहे हैं, आप पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूवल के बारे में सोच रहे हैं, तो कौन सी पर्टिकुलरली चीज के लिए आप अलर्ट रहेंगे? नेजल कंजेशन, एब्डोमिनल टेंडरनेस, मसल टिटेनी, ओलिगूरिया। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए। कौन सी चीज, पर्टिकुलर चीज के लिए आप अलर्ट रहेंगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी हो रही है, वहां पे हाइपोफाइसेक्टमी सर्जरी हो रही है? नेजल कंजेशन, एब्डोमिनल टेंडरनेस, मसल टिटेनी और ओलिगूरिया। फटाफट से जवाब लिखिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है, कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को जब हम रिमूव करते हैं तो यूजुअली जो सर्जरी की जाती है वो ट्रांसफेनोइडल अप्रोच रहती है ना। उसकी जो सर्जरी होती है वो ट्रांसफेनोइडल अप्रोच रहती है। ट्रांसफेनोइडल अप्रोच जो है उसके अंदर हम थ्रू नोज जाते हैं, नोज से होते हुए पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं। तो वहां पे अगर मरीज को पहले से नेजल कंजेशन है तो वो इंटरफेयर करेगा एयरवे के अंदर, तो डेफिनेटली हमें अलर्ट रहना है नेजल कंजेशन के लिए। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ट्रांसस्पिनोइडल सर्जरी होती है, नोज के थ्रू हम एंडोस्कोप काम में लेके पिट्यूटरी ग्लैंड को रिमूव करते हैं। और नेजल कंजेशन अगर पहले से है तो मरीज को रेस्पिरेटरी या ब्रीदिंग प्रॉब्लम या एयरवे के अंदर प्रॉब्लम, इंटरफेरेंस होगी, एयरवे में प्रॉब्लम होगी। एब्डोमिनल टेंडरनेस, मसल टिटेनी और ओलिगूरिया डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं है पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसलिए बी, सी और डी यहाँ पे बिल्कुल खोटे जवाब है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी के बारे में पता है तो आप इस सवाल का जवाब आराम से दे सकते हैं। ए बिल्कुल करेक्ट है, नेजल कंजेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे।
क्वेश्चन है द होम केयर नर्स विजिट ए क्लाइंट विद COPD हु इज ऑन होम ऑक्सीजन एट 2 लीटर पर मिनट। 2 लीटर पर मिनट से होम ऑक्सीजन चल रही है, मरीज COPD का है। मरीज की जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 22 ब्रेथ पर मिनट है। समझ में आ रहा है? आप विजिट कर रहे हो, होम विजिट कर रहे हो, COPD का मरीज है, होम ऑक्सीजन के ऊपर है, 2 लीटर ऑक्सीजन चल रही है, रेस्पिरेटरी रेट मरीज का 22 ब्रेथ पर मिनट है। आप वहां पे गए तो द क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है इंक्रीज डिस्निया। डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जो कि बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है। द नर्स शुड टेक विच इनिशियल एक्शन। कौन सा इनिशियल एक्शन रहेगा आपका? सबसे पहला एक्शन क्या रहेगा? COPD है, 2 लीटर से ऑक्सीजन चल रही है, 22 ब्रेथ पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट है और डिस्निया की कंप्लेन कर रहा है। सबसे पहला एक्शन, फर्स्ट ऑप्शन है डिटरमाइन द नीड टू इंक्रीज द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की नीड बढ़ गई है, ये निश्चित करेंगे। सेकंड है कॉल इमरजेंसी सर्विसेज टू कम टू द होम। इमरजेंसी सर्विसेज को घर पर आने के लिए बोलेंगे। थर्ड है रीएश्योर द क्लाइंट दैट देयर इज नो नीड टू वरी। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ऐसा मरीज को बोलेंगे। और लास्ट है कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट रेस्पिरेटरी स्टेटस। और डाटा चाहिए रेस्पिरेटरी स्टेटस के बारे में। विच इज द करेक्ट वन? 2 लीटर ऑक्सीजन, 22 रेस्पिरेटरी रेट, डिस्निया की कंप्लेन। इनिशियल एक्शन क्या लेंगे आप? फटाफट से जवाब लिखिएगा। देखो पकड़ने वाली बात क्या है, 2 लीटर ऑक्सीजन पे मरीज था, रेस्पिरेटरी रेट 22 है, जो कि नॉर्मल नहीं है, अबनॉर्मल है। मतलब नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 12 से 20 होती है, ये अबनॉर्मल है, ये 22 है। तो पहली अबनॉर्मलिटी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, मरीज को डिस्निया का प्रॉब्लम हो रहा है, वो ज्यादा बढ़ रहा है, तो नॉर्मल तो नहीं है ये, है ना। ऑक्सीजन की नीड जो है इंक्रीज करेंगे अगर COPD में 2 लीटर से ज्यादा करेंगे तो उसकी जो हाइपोक्सिक जो CO2 का लेवल है और ज्यादा कम हो जाएगा और ये डेंजर है। इसलिए COPD के मरीज को 2 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन तो हम नहीं दे सकते। तो ये तो खोटा जवाब हो गया। जितने भी लोगों ने ये लिखा है वो बिल्कुल खोटा जवाब है। इमरजेंसी सर्विस को घर पे लाएंगे, ये अभी तक इतनी इमरजेंसी नहीं है ना, कि हम सीधा कोर्ट को बुलाएं, ये भी नहीं है। और रीअश्योर करेंगे कि चिंता की बात नहीं, तो चिंता की बात तो है, सांस में दिक्कत है, चिंता की बात नहीं वाली बात नहीं है। तो ABC दिन तो खोटे हो गए। तो लास्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि हम कलेक्ट करेंगे और इन्फॉर्मेशन क्लाइंट के रेस्पिरेटरी स्टेटस के बारे में, क्योंकि ये पूरे डाटा नहीं है। हमें अभी तक इतना ही पता है कि ब्रेथ रेट थोड़ी ज्यादा है और डिस्निया हो रहा है। इसके अलावा हम उसका SpO2 हमें पता होना चाहिए, सैचुरेशन कम है कि नहीं है। वास्तव में उसको डिस्निया की कंप्लेन है तो सैचुरेशन कम हुआ कि नहीं हुआ, वो कम है कि नहीं है। इसके अलावा जो है मरीज का रेस्पिरेशन का पैटर्न कैसा है, वो इरेगुलर तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके के कई और डाटा हमें वहां पे चाहिए। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वी नीड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट्स रेस्पिरेटरी स्टेटस। वेरी गुड, कुछ लोगों का जवाब बिल्कुल ठीक था। वेरी गुड, एक्सीलेंट। आगे लेके चलता हूं, बहुत शानदार। अब यहां देखिएगा, एक मरीज है जो कैंसर का है, एडमिट हुआ है ऑन्कोलॉजी यूनिट में। लैब वैल्यू जो मरीज की है उसमें हीमोग्लोबिन है 12.6, WBC है 6500, पोटेशियम है 1.9 और यूरिक एसिड है 7। सोडियम इस मरीज का 136 है और प्लेटलेट 1,78,000 है। ये सारी लैब वैल्यू दी हुई है। हीमोग्लोबिन कितना? 12.6, WBC 6500, पोटेशियम 1.9, यूरिक एसिड 7, सोडियम 136 और प्लेटलेट 178। द नर्स इवेलुएट दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या एक्सपीरियंस कर रहा है मरीज? ऑन्कोलॉजी का मरीज है, एडमिट हुआ है, ये सारी लैब वैल्यू है। तो आपको लैब वैल्यू पता होगी तो आप इसका जवाब दे पाएंगे कि नॉर्मल लैब वैल्यू कितनी होती है और अबनॉर्मल क्या है। मरीज का हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, पहला ये कह रहा है, तो सोडियम 136 है। नॉर्मल सोडियम वैल्यू जो होती है 135 टू 145 होती है। और अगर ये 136 है तो ये अबनॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल है। तो मरीज को हाइपरनेट्रीमिया तो नहीं हो रहा है, ये तो आपका जवाब बिल्कुल खोटा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मरीज को हाइपोकैलीमिया हो रहा है, तो पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू होती है 3.5 टू 5.1। बहुत अच्छे, है ना। तो यहाँ पे पोटेशियम कितना है? 1.9। तो क्या हाइपोकैलीमिया हो सकता है? यस, हाइपोकैलीमिया हो सकता है। माइलो सप्रेशन, माइलो मतलब जो है बोन मैरो सप्रेस हो रहा है। तो बोन मैरो सप्रेस होता है तो WBC काउंट गड़बड़ होते हैं, जो कि नॉर्मल है, प्लेटलेट काउंट गड़बड़ होते हैं जो नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये माइलो सप्रेशन तो नहीं है। और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है ल्यूकोसाइटोसिस, एक्सेस WBC काउंट। WBC काउंट का ज्यादा होना ल्यूकोसाइटोसिस होता है और कम होना ल्यूकोपनिया होता है। तो ल्यूकोसाइटोसिस भी नहीं है। ज्यादा कहाँ है काउंट? अपना काउंट है 6500, नॉर्मल काउंट होते हैं 4000 से 11000। तो WBC काउंट नॉर्मल है, देर इज नो ल्यूकोसाइटोसिस, देर इज नो माइलोसप्रेशन, देर इज नो हाइपरनेट्रीमिया। तो डेफिनेटली वहां पे क्या? हाइपोकैलीमिया। पोटेशियम का वैल्यू गड़बड़ है 1.9, ये गड़बड़ है, ये हाइपोकैलीमिया को इंडिकेट करता है। हाइपोकैलीमिया में ECG चेंजेस वहां देखने को मिलेंगे। हाइपोकैलीमिया की कंडीशन के अंदर ECG चेंजेस देखने को मिलेंगे। टी वेव का इन्वर्जन हो जाता है, यू वेव प्रेजेंट हो जाती है ना। टी वेव नॉर्मल जो है P वेव QRS कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद में टी वेव वो इन्वर्ट देखने को मिलती है।
ये टी वेव इन्वर्ट हो जाती है और यू वेव की वहां पे प्रेजेंट हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ यू वेव ये इंडिकेट करता है। तो टी वेव का इन्वर्जन और प्रेजेंस ऑफ यू वेव इंडिकेट करता है हाइपोकैलेमिया को। ईसीजी चेंजेस 1.9 पोटेशियम। बहुत अच्छे, वेरी गुड। कुछ लोगों ने ठीक पहचाना, लैब वैल्यू के बारे में आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। आगे लेके चलता हूं, बहुत बढ़िया। सवाल है एसिड बेस इंबैलेंस पे, एबीजी हमने कर दिया और पीएच है 7.3, बाई CO2 है 50 और बाई कार्ब है 22। ये एनालिसिस करके आप कहां तक पहुंचेंगे? पीएच है 7.3, नॉर्मल पीएच होता है 7.35 टू 7.45, तो पीएच इससे कम है, कम पीएच को बोलते हैं एसिडिक। कौन सी पीएच बोलते हैं? एसिडिक। तो पीएच तो कौन सी कैटेगरी में? एसिडिक। PaCO2 जो होता है वो नॉर्मल 35 टू 45 होता है, यहाँ पे 50 है तो ये ज्यादा है। तो CO2 जो है वो क्या है? ज्यादा है, 50 है, और पीएच जो है वो कम है, पीएच एसिडिक है, CO2 ज्यादा है। और बाइकार्ब नॉर्मल होता है 22 से 27, ये 22 है तो ये नॉर्मल है, बाइकार्ब नॉर्मल है। तो जब एक वैल्यू नॉर्मल होती है और दो वैल्यू अबनॉर्मल होती है तो कंडीशन जो है वो अनकंपनसेटेड होती है। तो कंपनसेटेड तो है नहीं, अनकंपनसेटेड कंडीशन है। जब भी कंपनसेशन होता है तो ये नहीं होता है। जब पीएच अबनॉर्मल होती है और बाइकार्ब और PaCO2 में से कोई एक वैल्यू अबनॉर्मल होती है तो ये अनकंपनसेटेड है। अब अनकंपनसेटेड में मेटाबॉलिक ये तब होता जब आपका बाइकार्ब गड़बड़ होता, बाइकार्ब कम होता, तो कम तो है नहीं। तो एसिडिक पीएच के साथ में जब CO2 बढ़ी हुई होती है, पीएच कम और CO2 ज्यादा होती है तो ये रेस्पिरेटरी होता है, और रेस्पिरेटरी कंडीशन में एसिडोसिस है। और कैसा एसिडोसिस है ये? अनकंपनसेटेड टाइप का। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पेशेंट इज सफर फ्रॉम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद अनकंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ऐसे बोल सकते हैं। तो डी करेक्ट आंसर है। ए, बी और सी खोटे जवाब है। कंपनसेटेड तो था ही नहीं और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस ये नहीं है, इसलिए ए, बी और सी तीनों ही गलत जवाब है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक क्लाइंट है जो डायग्नोसिस हुआ है डिप्रेशन का और नर्स को कह रहा है कि आई शुड हैव टू हैव डाई, मेरे को मर जाना चाहिए। आई हैव ऑलवेज बीन ए फेलियर, मेरे को हमेशा फेलियर का सामना करना पड़ता है। द नर्स शुड मेक विच थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स टू द क्लाइंट, कौन सा थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स आप वहां पे काम में लेंगे? मरीज किस में है? डिप्रेशन में है और बोल रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं हमेशा फेलियर का शिकार होता हूँ। तो क्या वहां पे आप एक्शन लेंगे? क्या थेराप्यूटिक रेस्पॉन्ड होगा आपका? फर्स्ट, आई सी ए लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन यू। दूसरा, यू स्टिल हैव ए ग्रेट डील टू लिव फॉर। थर्ड है, फीलिंग लाइक ए फेलियर इज पार्ट ऑफ योर इलनेस। फोर्थ वन है, यू हैव बीन फीलिंग लाइक ए फेलियर फॉर सम टाइम नाउ। चार ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। मरीज डिप्रेशन का है और बोल रहा है कि मुझे मर जाना चाहिए, मैं हमेशा फेल ही होता हूँ जिंदगी के अंदर। तो क्या आपका थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स उस क्लाइंट के लिए होना चाहिए जिसके स्टेटमेंट कुछ इस तरीके के? पहला लिखा हुआ है कि मुझे आप में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें अभी भी दिख रही है। दूसरा है कि आप अभी भी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तीसरा है, फेलियर की फीलिंग जो है वो आपकी बीमारी का एक पार्ट है, चिंता मत करो। फोर्थ है, आपकी जो फीलिंग है जैसे फेलियर की फीलिंग है वो कुछ टाइम से दिख रही है। यू हैव बीन फीलिंग लाइक ए फेलियर फॉर सम टाइम नाउ, कुछ दिन से तुम्हें फेलियर वाली फीलिंग है। तो कौन सी चीज यहाँ पे करेक्ट है? थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स? नहीं 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 नहीं, कुछ लोगों ने ठीक से पहचाना नहीं है, ये खोटे जवाब है साहब। देखो, समझने वाली बात है। मरीज डिप्रेशन में है, उसने बोल दिया आई शुड हैव डाई, आई हैव ऑलवेज बीन ए फेलियर, मैं मुझे मर जाना चाहिए, मुझे हमेशा ही फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव चीज तो है ही नहीं। आप कहेंगे मुझे बहुत सारी तुम्हारे अंदर पॉजिटिव चीज दिख रही है, तो मरीज कहेगा फेंके मार रहे हो, कोई पॉजिटिव नहीं है, मुझे तो मरना है। तो ये थेरेपेटिक रेस्पॉन्स नहीं बन सकता। जीने के लिए आपके पास में है ना, स्टिल हैव ए ग्रेट डील टू लिव, जीने के लिए बहुत सारी चीजें अभी तुम्हारे पास में, उस मरीज को नहीं दिखेगा। डिप्रेशन का मरीज वर्थलेस, होपलेस और जो है वो बिल्कुल एकदम खालीपन जिसको कहते हैं, लिस्टलेसनेस फील करता है। तो जब होपलेस हो गया मरीज, वर्थलेस हो गया मरीज, तो उस मरीज को इस तरीके की पॉजिटिव बातें उस समय समझ में नहीं आएगी। फीलिंग लाइक ए फेलियर इज ए पार्ट ऑफ योर इलनेस, ये नहीं है, वो उसकी बीमारी है। अब उसको बीमारी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ए बी सी तीनों ही खोटे जवाब है, क्योंकि पॉजिटिव थिंग्स, ग्रेट डील और फेलियर इज पार्ट ऑफ योर इलनेस ये कभी भी करेक्ट नहीं आंसर हो सकते। ये आप मतलब जो रेस्पॉन्ड दे रहे हैं, ये रेस्पॉन्स मरीज को पसंद नहीं आएंगे। लास्ट ऑप्शन में लिखा है कि यू हैव बीन फीलिंग लाइक ए फेलियर फॉर सम टाइम नाउ, तुम्हारे अंदर फेलियर वाली फीलिंग कुछ दिनों से है। तो ये जैसे ही आप बोलेंगे तो मरीज आपकी इस बात से सहमत होगा कि इसको भी पता चल रहा है मेरी बात को।
तो वो जो है आपको और ज्यादा फर्दर डाटा बताने की कोशिश करेगा। देखिएगा, हर मरीज जो है, जो डिप्रेशन का होता है, जिसकी मैक्सिमम रिस्क होती है सुसाइड की, तो वो मरना नहीं चाहता है, लेकिन उसके मन में हमेशा यही सवाल रहता है, तो जिए कैसे, मतलब किसके लिए जिए, मरना तो वो नहीं चाहता, लेकिन जिए तो भी कैसे जिए। तो उस मरीज की चीज को अगर आप समझने लगेंगे तो आपको सारी चीज बताएगा, तो आपको डिप्रेशन को डायग्नोस करना आसान होगा और उसका ट्रीटमेंट में भी आप मदद करेंगे। तो थेराप्यूटिक रेस्पॉन्स यही है कि और डाटा कलेक्ट करें, और डी ऑप्शन जो है वो और फर्दर डाटा कलेक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो आप मरीज को कहेंगे कि आप में मुझे फेलियर की फीलिंग दिख रही है, तो मरीज आपको और डाटा बताएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट। 24 साल की फीमेल है, सर्जरी शेड्यूल हुई है मॉर्निंग के अंदर। कौन सी प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी एज ए नर्स, है ना। 24 साल उम्र है और शेड्यूल है सर्जरी इन द मॉर्निंग। क्या प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी आपकी एज ए नर्स? वाइटल साइन लेंगे, ऑब्टेन द परमिट मतलब कंसेंट लेंगे, एक्सप्लेन द प्रोसीजर, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, चेकिंग द लैब वर्क, लैब डाटा चेक करेंगे। धर्म संकट आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको लग रहा होगा सर ये तो चारों ही जवाब सही है, इसमें क्या चीज हम करें और क्या नहीं करें। मॉर्निंग में सर्जरी प्लान हुई है, क्या प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूछी है, तो करते तो चारों ही हैं, प्राइमरी पूछिए आपको क्या होना चाहिए, फटाफट से जवाब लिखिएगा। प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वाइटल लेंगे, कंसेंट लेंगे, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे, या लैब वर्क चेक करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। मरीज की कंसेंट लेना, मरीज को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, और लैब रिपोर्ट सही है कि नहीं है, ये तीनों आती है फिजिशियन या सर्जन के अंडर में। ये तीनों ही खोटे जवाब है, बी सी और डी जिन्होंने भी लिखा है। ये तीनों चीजें, कंसेंट लेना, प्रोसीजर को एक्सप्लेन करना और लैब डाटा चेक करना सही है कि नहीं है, ये सर्जन का काम है। लेकिन वाइटल साइन लेना प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फंडामेंटल का टॉपिक सबसे पहले हम वाइटल ही पढ़ते हैं, तो ये जो वाइटल चेक है, टू टेक द वाइटल, ये सबसे प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बिफोर द सर्जरी। तो वी हैव टू टेक द वाइटल, इज द प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी सी और डी खोटे जवाब है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। When we assessing the leg pain of a client who has just undergone right femoral popliteal bypass arterial bypass grafting, which question would be most useful in determining whether the client is experiencing graft occlusion? जब आप राइट फीमोरल पोप्लिटियल आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए असेसमेंट करने जा रहे हैं लेग के पेन का, तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन आप मरीज से पूछेंगे जिससे ये डिटरमाइन हो जाएगा कि मरीज को ग्राफ्ट ओक्लूजन हो रहा है या नहीं हो रहा है। फर्स्ट है, कैन यू डिस्क्राइब व्हाट द पेन फील लाइक, पेन कैसे महसूस हो रहा है, क्या बता सकते हो। दूसरा है, कैन यू रेट द पेन ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10। थर्ड है, डिड यू गेट एनी रिलीफ फ्रॉम द लास्ट डोज ऑफ पेन मेडिकेशन, कोई रिलीफ मिला आपको। लास्ट है, कैन यू कंपेयर दिस पेन टू द पेन यू फेल्ट बिफोर सर्जरी, क्या तुम इस पेन को, जो अभी पेन हो रहा है, उस पेन को वो पेन जो सर्जरी से पहले हो रहा था उससे कंपेयर कर सकते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। सवाल ने पूछा लेग पेन का असेसमेंट करने जा रहे हो, बाईपास ग्राफ्टिंग हुई है, कौन सा क्वेश्चन यूजफुल है डिटरमाइन करने के लिए कि ग्राफ्ट का ओक्लूजन हुआ या नहीं हुआ है। तो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप इस तरीके से मरीज को असेस करने जाते हैं पेन के बारे में, तो यू हैव टू कंपेयर द पेन, है ना। पहले जो पेन हो रहा था इस पेन में कंपैरिजन करेंगे, तो आपको ओक्लूजन का पता चल जाएगा, ग्राफ्ट ओक्लूजन हुआ या ग्राफ्ट सही एकदम बढ़िया हो गया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है डी, कंपैरिजन करो पहले पेन का अभी पेन का, है ना। लेग पेन मरीज को पहले था और उसको हमने सर्जरी कर लिया, सर्जरी के बाद में आप लेग पेन का असेसमेंट कर रहे हो, तो अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब मरीज को बोलो पहले तुम्हें जैसे दर्द होता था, अब सर्जरी का पेन तो हो सकता है, लेकिन ये क्या दर्द वही है जो पहले जैसे होता था, तो बोलेगा नहीं नहीं, तब तो प्रॉब्लम नहीं है। और ये दर्द पहले जैसे होता था वैसा का वैसा है, तो ग्राफ्ट ओक्लूजन हो गया है। तो पेन को कंपेयर करके ही पेन का पता लगाया जा सकता है। मरीज जो है पेन मतलब कैसे फील कर रहा है, इसको डिस्क्राइब करने से हमें पता नहीं चलेगा कि ये ओक्लूजन का पेन है या ऐसे ही है। और रेट से या लास्ट डोज ऑफ एस्पिरिन मेडिकेशन को से इसका कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, डी, कैन यू कंपेयर दिस पेन टू द पेन यू फेल्ट बिफोर सर्जरी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे लेके चलता हूं, नेक्स्ट देखिएगा।
A client is to undergo a barium swallow test and the nurse provide pre-procedure instructions. The nurse would instruct the client to take which action in the pre-procedure period. बेरियम स्वेलो यहाँ पे जो है के लिए मरीज जा रहा है और प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हैं. कौन सा इंस्ट्रक्शन जो है क्लाइंट को देंगे आप प्री प्रोसीजर पीरियड के दौरान, कौन सा एक्शन लेना है? फर्स्ट है अवॉइड ईटिंग और ड्रिंकिंग आफ्टर मिडनाइट बिफोर द टेस्ट. सेकंड है लिमिट सेल्फ टू ओनली 2 cigarette ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट. थर्ड है हैव ए क्लियर लिक्विड ब्रेकफास्ट ओनली ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट. फोर्थ वन है टेक ऑल रूटीन मेडिकेशन विद ए ग्लास ऑफ वाटर ऑन द मॉर्निंग ऑफ द टेस्ट. 4 ऑप्शन दिए हुए. बेरियम स्वेलो टेस्ट करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन आप प्रोवाइड करेंगे? इजी क्वेश्चन है, लॉन्ग लग रहा है लेकिन कंसेप्ट इतना बड़ा नहीं है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बेरियम स्वेलो में जो बेरियम सल्फेट होता है BaSO4 वो ओरली पिलाया जाता है मुंह से, बेरियम सल्फेट कहते हैं इसको. और इसको ओरली पर माउथ जो है वो पिलाने के बाद में मरीज जो होता है उसके जीआई सिस्टम के आउट करके हम पता लगाते हैं कि मरीज जो है उसके जीआई सिस्टम में किस तरह की कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है. तो जब आप बेरियम सल्फेट पिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट पिलाने से पहले सवाल नहीं, यहाँ पे 3 ऑप्शन जो है वो मरीज को एनपीओ नहीं रहने दे रहे हैं और एक ऑप्शन एनपीओ रहने दे रहा है. क्लियर सा है. लास्ट ऑप्शन में लिखा हुआ है सारी रूटीन मेडिकेशन ले लो ग्लास ऑफ वाटर के साथ में मॉर्निंग में. ये खोटा जवाब है, नहीं देना होता है. सिप्स ऑफ वाटर के साथ में इंपॉर्टेंट मेडिकेशन दे सकते हैं लेकिन सारी रूटीन मेडिकेशन ग्लास ऑफ वाटर से गलत है. क्लियर लिक्विड ब्रेकफास्ट नहीं देंगे, हमें मरीज का स्टेटस एनपीओ चाहिए. और सिगरेट कर लेना कभी भी हम नहीं कहते हैं, मतलब ये कोई प्री प्रोसीजर जो है इंपॉर्टेंट एक्शन नहीं है. सिगरेट तो मना है, छुट्टा लगाना जो है खराब है, ये लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण है, तो ये खराब चीज है. तो बी सी और डी तो खोटे जवाब हो गए. ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि अवॉइड करें ईटिंग को ड्रिंकिंग को आफ्टर मिडनाइट बिफोर द टेस्ट. टेस्ट से पहले ईटिंग और ड्रिंकिंग अवॉइड करें. मिडनाइट फास्टिंग जरूरी है, एनपीओ स्टेटस होना चाहिए, तभी बेरियम स्वेलो आराम से हो पाएगा. तो ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है. मिडनाइट ड्रिंकिंग और ईटिंग जो है वो अवॉइड करना है मरीज को. बहुत अच्छे, वेरी गुड. आगे लेके चलता हूँ, आगे लेके चलता हूँ. नेक्स्ट. The nurse is working in the emergency room when a client arrives with a severe burn of the left arm, hand, face and neck. Which action should receive priority? एक मरीज है जो इमरजेंसी रूम के अंदर आया है और यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि उसको बर्न हो रखा है, सीवियर बर्न है, लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस एंड नेक. जब फेस और नेक का बर्न हो जाता है उसको सीवियर बर्न में काउंट करते हैं. कौन सा एक्शन लेंगे आप प्रायोरिटी के तौर पे? फर्स्ट है स्टार्टिंग एन आईवी, सेकंड है अप्लाई ऑक्सीजन, थर्ड है ऑब्टेनिंग ब्लड गैसेज और फोर्थ वन है मेडिकेटिंग द क्लाइंट फॉर पेन. सीवियर बर्न है, इमरजेंसी रूम के अंदर आया है, लेफ्ट आर्म, हैंड, फेस और नेक का बर्न हो रुका है. सबसे पहला प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा आपका? आईवी स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन लगाएंगे, ब्लड गैसेज चेक करेंगे या पेन की मेडिकेशन देंगे? सीवियर बर्न, व्हाट इज द करेक्ट वन? प्रायोरिटी एक्शन पूछा है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? वेरी गुड. कुछ लोगों ने ठीक जवाब दिया है. मैंने हमेशा एक ही चीज बोली है आपको, सीवियर बर्न है, फेस और नेक का बर्न है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम सबसे पहली प्रायोरिटी है ना. तो हमेशा सांस है तो आस है, इसको कभी ना भूले. बी करेक्ट आंसर होगा, बाकी खोटे जवाब है. कुछ लोगों ने फ्लूइड स्टार्ट कर दिया सीधा. फ्लूइड प्रायोरिटी है पर फ्लूइड से पहले एयरवे की प्रायोरिटी होती है हमेशा. सबसे पहले एयरवे की, यहाँ पे ऑक्सीजन लगाना सबसे पहली प्रायोरिटी है. फेस और नेक का बर्न हुआ है तो ऑक्सीजन की कमी रह सकती है, ऑक्सीजन लगाना सबसे पहली प्रायोरिटी है. जब आप पहले ऑक्सीजन लगा देते हैं तो एयरवे असेसमेंट कर दिया आपने, बर्न हुआ नेक का, एयरवे असेसमेंट किया, सप्लीमेंट ऑक्सीजन लगा दिया, उसके बाद में आप आईवी स्टार्ट करेंगे, ये सेकंड प्रायोरिटी रहेगा. फिर आप दर्द की दवाई भी देंगे, ये थर्ड प्रायोरिटी रहेगा. और एबीजी ऑब्टेन करना, ब्लड गैस ऑब्टेन करना, ये जो है ऑर्डर के बाद ही करेंगे, है ना. अगर डॉक्टर ऑर्डर करते हैं तो हम ऑब्टेन करेंगे, तो ये लास्ट प्रायोरिटी में रहेगा. तो सबसे पहली प्रायोरिटी यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन लगाना है. सेकंड नंबर पे फ्लूइड आएगा, थर्ड नंबर पे आपका मेडिकेशन दे दो पेन का वो आएगा, फोर्थ नंबर पे आपको अगर ऑर्डर्ड हुआ है तब एबीजी भेज दो. तो करेक्ट आंसर है बी, वी हैव टू अप्लाई ऑक्सीजन फर्स्ट असेस द एयरवे, अप्लाई द ऑक्सीजन और उसके बाद में फर्दर एक्शन लेंगे. वेरी गुड, बहुत अच्छे. नेक्स्ट देखिएगा. नेक्स्ट. The nurse is called a client's room to assist the clients who has a chest tube. The client states that it felt like the tube pulled out. The nurse assesses the client and find that the tube has dislodged
and is lying on the floor, what action should the nurse take next? एक मरीज है जिसने रूम में बुलाया और उसकी चेस्ट ट्यूब जो है पे था मरीज, और वो कह रहा है कि उसे लग रहा है कि ट्यूब पुल आउट हो गई है, बाहर निकल गई है। जब आपने असेस किया तो आपने देखा कि ट्यूब जो है वो क्या हो चुकी है, डिस्क्लोज हो चुकी है और फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है। डिस्क्लोज मतलब निकल गई है और फ्लोर के ऊपर पड़ी है। अगला एक्शन क्या होगा? ऑप्शन है ऑब्टेन ए पेयर ऑफ स्टेराइल ग्लव चाहिए आपको, कॉन्टेक्ट द चार्ज नर्स फॉर हेल्प, चार्ज नर्स को बुलाएंगे, कवर द इंसर्जन साइट विद स्टेराइल ड्रेसिंग से साइड को कवर कर देंगे, सबमर्ज द डिस्क्लोज ट्यूब इनटू द स्टेराइल वाटर, जो ट्यूब डिस्क्लोज हुई है उसको स्टेराइल वाटर के अंदर मर्ज कर देंगे। चार चीजें यहाँ पे दी हुई है। मरीज ने कहा कि मुझे लग रहा है कि ट्यूब खिंच गई है, आपने देखा तो ट्यूब जो है वो डिस्क्लोज हो गई है और जमीन के ऊपर पड़ी हुई है। क्या अगला एक्शन रहेगा? स्टेराइल ग्लव्स, चार्ज नर्स की हेल्प, कवर कर देंगे इंसर्जन साइट को स्टेराइल ड्रेसिंग से, या ट्यूब जो है उसको स्टेराइल वाटर के अंदर रख देंगे, सबमर्ज कर देंगे, डुबो देंगे। देखिएगा ये ट्यूब जो है ये लंग्स है और लंग्स में यहाँ पे ये ट्यूब लगी हुई थी, तो जहां पे ये लगी हुई थी यहां से ये हट गई है। जब ट्यूब यहां से हट गई है तो पानी में डालने का कोई मतलब नहीं अब इस ट्यूब को, क्योंकि तो लंग्स वाली साइड से हटी है, नीचे से नहीं, वाटर वाले साइड से नहीं, लंग्स वाले साइड से, तो वहां पे डालने का कोई जरूरत नहीं है। ये हेल्प बुलाना पहली प्रायोरिटी कभी भी नहीं है ना। और ग्लव्स की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आपका सबसे पहला काम है कवर करना। जो इंसर्जन साइट थी जो कवर कर दो, सबसे पहली प्रायोरिटी में क्या आएगा, इंसर्जन साइट को कवर करो स्टेराइल ड्रेसिंग से, जिससे फर्दर वहां पे कोई इंफेक्शन होने की संभावनाएं नहीं हो। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, आगे लेके चलता हूं। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे ट्यूब कहां से निकला है उसके आधार पे अलग अलग जवाब होते हैं। कभी कभी सिर्फ डिस्कनेक्ट होती है, उसको डिकनेक्ट करना होता है। कभी कभी डिस्क्लोज हो जाती है तो उसको नया ट्यूब डालना पड़ेगा अपने को। तो जहां जहां पे दिक्कत है, जो प्रॉब्लम पूछा गया है, जवाब उसी हिसाब से बनता है, नहीं तो अपना जवाब खोटा हो जाता है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही अप्रोच किया, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, कवर करेंगे ताकि और वहां पे इंफेक्शन ना हो स्टेराइल ड्रेसिंग गोज से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। Question है, the nurse is preparing to administer atenolol to a client. The nurse should check which priority item before administering the medication. एटेनोल ड्रग एक मरीज को दे रहे हैं और कौन सा प्रायोरिटी एक्शन लेंगे एटेनोल देने से पहले? ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे, टेम्परेचर चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, पोटेशियम लेवल चेक करेंगे। एटेनोल दवाई का नाम है, इजी क्वेश्चन है, फार्मेकोलॉजी की मेडिकेशन जिसके पीछे भी एलओएल लगता है वो सारी दवाई बीटा ब्लॉकर होती है, बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर या बीटा एडर्जिक ब्लॉकर, इनको बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं। बीटा ब्लॉकर जो है वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को अवॉइड करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है। तो ये दवाई बीपी को कम करने वाली दवाई है। एटेनोल एक मेडिकेशन है जो ब्लड प्रेशर को क्या करती है, डिक्रीज करती है, मिनिमाइज करती है। तो जिस भी मरीज को एटेनोल आप दे रहे हैं तो उस मरीज का हम क्या चेक करेंगे, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, टेम्परेचर या पोटेशियम। तो डेफिनेटली यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ब्लड प्रेशर। अगर आप ब्लड प्रेशर वाली दवाई दे रहे हो तो हम हर मरीज का हम दवाई को देने से पहले डिटरमाइन करेंगे कि अब ब्लड प्रेशर कितना है। अगर मरीज को हाइपरटेंशन हो गया तो हम ये मेडिकेशन नहीं दे सकते। तो हाइपरटेंशन का मरीज था, उसका ब्लड प्रेशर हमें रोज असेस करना पड़ेगा, और अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा कम आ रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, तो साइड मेडिकेशन नहीं देने पड़े। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हर डोज को देने से पहले आपको ब्लड प्रेशर ऑब्टेन करना है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए बी और डी खोटे जवाब है इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एटेनोल। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार। आगे लेके चलता हूं। लाइक शेयर, लाइक करना ना भूले, सारे लोग लाइक जरूर कर दे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक अप्रोच करवाए इस वीडियो को ताकि मैक्सिमम ऑफिसर कनेक्ट हो सके। बहुत ही अच्छे, वेरी गुड, एक्सीलेंट, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट है, द नर्स इज विजिटिंग ए होम हेल्थ क्लाइंट with osteoporosis. The client has a new prescription for alendronate fosamax. Which instructions should be given to the client? Osteoporosis बीमारी हुई है और इस बीमारी के लिए मरीज को जो है एलेंड्रोनेट दिया जा रहा है। क्या इंस्ट्रक्शन देंगे आप क्लाइंट को जिसको एलेंड्रोनेट चल रहा है ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी के लिए? क्या इंस्ट्रक्शन देंगे आप पेशेंट को? फर्स्ट है, मरीज को बेड के अंदर रहने का बोलेंगे दवाई लेने के बाद में 30 मिनट के लिए। दूसरा है, रैपिड मूवमेंट अवॉइड करने का बोलेंगे दवाई लेने के बाद में। तीसरा है, मेडिकेशन को वाटर के साथ में ले सकते हैं, ये हम बोलेंगे। और लास्ट है, 1 घंटे तक मरीज को दवाई लेने के बीच में गैप रखना है, मेडिकेशन
एंड टेकिंग अदर मेडिकेशन, कोई दूसरी मेडिकेशन और इस दवाई के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। कौन सा करेक्ट आंसर है? दवाई लेने के बाद में 30 मिनट तक बेड के अंदर रेस्ट करें, मूवमेंट को अवॉइड करें दवाई लेने के बाद में, मेडिकेशन को पानी के साथ में ही लेवें, और 1 घंटे का गैप रखें दो दवाइयों के बीच में। विच इज द करेक्ट वन? देखिएगा, जो फोसामैक्स दवाई है, एलेंड्रोनेट जिसको हमने बोला है, इस दवाई को लेने का एक आसान सा तरीका है। तरीका अगर आपको पता है तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे कि ये मरीज को दी जाती है जिन मरीजों में बोन डेंसिटी सही नहीं होती है। ये दवाई उन मरीजों को दी जाती है जिनमें बोन डेंसिटी सही नहीं होती है। बोन डेंसिटी, बोन का मिनरलाइजेशन सही नहीं होता है, हड्डियां कमजोर होती है, ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी हो गई है, तब ये दवाई हम देते हैं। इस दवाई को मरीज को कहते हैं कि ये जो मेडिकेशन है, ये टेबलेट जो है, सुबह कुल्ला करके 1 गिलास पानी के साथ में, पूरा 1 गिलास पानी के साथ में 1 गोली ले लो। 1 गिलास पानी में गोली लेने के बाद में 1 घंटे तक मरीज को बैठना नहीं है, लेटना नहीं है। उसको, मरीज को जो है घर के नॉर्मल काम करने हैं, रूटीन काम, स्नान कर लें, गाय भैंस को चारा डाल लें, इधर उधर घूम ले, थोड़ा पूजा पाठ कर ले, अगरबत्ती कर ले, लेकिन घूमते घूमते करते रहना है। उसको बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, और 1 घंटे के बाद में वो फिर खा पी सकता है और आराम से नॉर्मल रूटीन ले सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है कि मेडिकेशन लेते ही मरीज जो है उसको रेस्ट करने का बोलेंगे, 30 मिनट्स तक रेस्ट लेना ही लेना है, ये खोटा जवाब है। दूसरा ऑप्शन भी ये कह रहा है रैपिड मूवमेंट अवॉइड करना, मतलब रेस्ट करना, ये भी खोटा जवाब है। और तीसरा, 1 घंटे का गैप होना चाहिए कोई दूसरी मेडिकेशन के बीच में, ये भी कोई इसका कंसेप्ट नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो टेक द मेडिकेशन विद वाटर ओनली, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है कि दवाई को जो है वो पानी के साथ में ही लेना होता है, और 1 गिलास पानी के साथ में लेना होता है ना। तो ये यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मेडिकेशन लेने के बाद में मरीज जो है उसको सेमी रिकमेंडेड पोजीशन के अंदर, एटलीस्ट जो है सेमी रिकमेंडेड पोजीशन के अंदर आधा घंटा जो है मरीज को बैठे रहना है, उसको अपराइट पोजीशन में बैठे रहना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा सी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आज के इस वीडियो लेक्चर में थे। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करें। भगवान कृष्ण ने कहा था कि सारथी बने, स्वार्थी ना बने। तो देखते हैं आप कितना सारथीपन दिखाते हैं, कितने लोगों तक अप्रोच करते हैं, ताकि वो हर इंडिविजुअल जो इस चैनल को रीड आउट करेंगे, आई थिंक उनका एक उज्जवल भविष्य उनका इंतजार करेगा। तो किसकी मुस्कान का कारण बने, और शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके। तो मिलता है दोबारा एक नई एनर्जी, एक नए एमसीक्यू सेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।